एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड्रयू क्लीलैंड शायद वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एक पैरेलल यूनिवर्स की पहली झलक देखी। सिलिकॉन के इस छोटे से स्क्वायर के अंदर एंड्रयू ने एक ऐसा मेटल पैडल लगाया है जो नजर भी नहीं आ रहा। वो कई हजार करोड़ एटम से बना है। असल में ये क्वांटम वर्ल्ड का गॉडजिला है और ये हमें ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी चीज भी क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन करती है। हम ये तो जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जैसी छोटी चीजों पर लागू होते हैं, मगर हमें ये मानने में बहुत परेशानी होती है कि वो बड़ी चीजों पर, हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी लागू होते हैं। मगर ये साबित करना कि ये भी क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करेगा, इन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई चीज इसे मेजर ना करे। इसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना होगा और बहुत ठंडा भी। ये इंस्ट्रूमेंट एक डिल्यूजन रेफ्रिजरेटर है और अगर आपके पास भी $15 लाख हो तो आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में कई टेम्परेचर स्टेजेस हैं जो कि 1 केल्विन से 0.6 केल्विन तक और 0.1 केल्विन से 20 मिली केल्विन तक, यानी करीब -235 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। हम उसी तापमान पर क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के अंदर एंड्रयू एनर्जी के एक क्वांटम को पैडल पर डालते हैं। इस बात की संभावना 50-50 है कि वो उस एनर्जी को लेगा या नहीं लेगा। मगर ये तो ये देखकर दंग रह गए कि पैडल ने एक ही वक्त पर एनर्जी को लिया भी और छोड़ भी दिया, और वो इन दो रियलिटीज के बीच घूमने लगा। पैडल उन दोनों स्थितियों में था जब उसे जरा भी एनर्जी नहीं मिल रही थी और एनर्जी की एक यूनिट भी मिल रही थी। उस स्थिति में, यानी जब वो इन दोनों स्थितियों में था, तब एक बार में करीब 600 करोड़ बार का वाइब्रेशन होता है। एंड्रयू के इस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हमारे ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हों या फिर विशाल गैलेक्सीज। उनका साइज भले ही कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स कम्युनिटी के अंदर भी लोग इस बात को मानेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बात उस छोटी सी कम्युनिटी के बाहर के लोग नहीं मानेंगे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये बात चौंकाने वाली थी। इस बात को समझाने के लिए कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए गए। उनमें से ही एक है कई दुनिया या पैरेलल यूनिवर्सेस की राय, मगर उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। चूंकि उनसे कुछ पता नहीं लगता, इसलिए हम उन्हें टेस्ट भी नहीं कर सकते। इस लिहाज से लोग अपनी मर्जी से कोई भी इंटरप्रिटेशन चुन सकते हैं। अगर क्वांटम पैरेलल यूनिवर्सेस वाकई हैं, तो एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट उसके राज जानने की ओर पहला कदम होगा। मगर एक और पैरेलल वर्ल्ड है जिसके बारे में करीब करीब हर साइंटिस्ट का कहना है कि उसका वजूद है। दरअसल वो एंटी मैटर से बना है, और अगर हमने उसे कभी देखा तो वो हमारे लिए तबाही का दिन होगा। हमारे ब्रह्मांड में एक बेहद खतरनाक चीज घूम रही है जिसे एंटी मैटर कहते हैं। अगर उसकी एक छोटी सी बूंद भी नॉर्मल मैटर से मिलती है तो उससे हिरोशिमा में हुए विस्फोट से ज्यादा बड़ा धमाका होगा। सबसे डरावना सच तो यह है कि बिग बैंग से शायद बराबर मात्रा में एंटी मैटर और मैटर का निर्माण हुआ था। यह भी कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का एक एंटी मैटर ट्विन भी हो सकता है जो पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है। मगर समस्या यह है कि खतरनाक एंटी मैटर वाला वो ब्रह्मांड गायब है। जोएन ह्यूइट कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये उस लापता पैरेलल यूनिवर्स की खोज करने वाली जासूस है। वो कहाँ चला गया? ये आज साइंस के लिए एक बहुत बड़ा राज है कि वो एंटी मैटर कहाँ गायब हो गया। हर पार्टिकल का उससे ही जुड़ा एक एंटी पार्टिकल होता है। उसका भार भी उतना ही होता है जितना उसके पेरेंट पार्टिकल का होता है, मगर उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उलट होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसी तरह एंटी इलेक्ट्रॉन से यानी कि पॉजिट्रॉन में ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है,
जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तब एक बड़े धमाके के साथ एनर्जी का तेज झोंका निकलता है, जैसे कि बूम। अगर बिग बैंग से एंटी मैटर और मैटर बराबर बने थे तो उसके साथ इन दो में से एक बात हुई होगी। अगर एंटी मैटर और मैटर का कोई पार्टिकल आपस में टकराया होगा तो वो पूरी तरह से खत्म हो गए होंगे। मगर हो सकता है कि कुछ एंटी मैटर और मैटर अभी तक टकराए ही ना हो सकता है जल्दी ही उनका धमाकेदार मिलन होगा। जोएन उसका ही पता लगाना चाहती है। उन्होंने स्टैनफोर्ड के 3 किलोमीटर लंबे पार्टिकल एक्सेलरेटर को अपना हथियार बनाया है, जिससे वो बिग बैंग के मिनिएचर वर्जन्स को रिक्रिएट करना चाहती है। हमने पार्टिकल्स की 2 बीम्स बनाई हैं और दोनों को इतनी एनर्जी के साथ टकराया है कि उनसे बी मेसन्स नाम के पार्टिकल्स का एक जोड़ा बने। बी फैक्टरिंग नाम के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जोएन और उनकी साइंटिस्ट्स की टीम ने बी मेसॉन्स का एक झोंका देखा, जिसके साथ उनके एंटी मैटर ट्विंस भी थे, जिन्हें एंटी बीज कहते हैं। ये उन एक जैसे मगर एक दूसरे के ऑपोजिट पार्टिकल्स के बीच मामूली से मामूली फर्क ढूंढने लगे। अगर आप बी मेसन वर्सेस एंटी बी मेसन को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उस वक्त के बीच का अंतर देखना होगा जब वो डीके होते हैं, मगर वो कुछ ही देर तक रहते हैं, जिससे उनकी स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जोएन और उनकी टीम ने बी और एंटी बी के बीच एक बड़ा मामूली सा फर्क ढूंढ लिया है। उनमें से एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा जल्दी या थोड़ा अलग तरीके से डीके होता है। इनमें से एंटी बी मेसन ही ज्यादा तेजी से डीके होता है। मैटर और एंटी मैटर के बीच के इस मामूली से फर्क से भी बिग बैंग के बाद जो भी हुआ उसके ऊपर काफी बड़ा असर पड़ा होगा। सच तो यह है कि उससे एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड बन गया। चलिए हम ये मान लेते हैं कि मैटर और एंटी मैटर के बीच चेकर्स का खेल चल रहा है आखिरी दम तक। दोनों खिलाड़ी बराबर नंबरों के साथ शुरुआत करते हैं। वक्त के साथ चेकर्स और एंटी चेकर्स एक दूसरे को खत्म करते जाते हैं, मगर आखिर में एक खिलाड़ी बड़े मामूली अंतर से हावी हो जाता है और उसकी जीत हो जाती है। बिग बैंग के बाद बने एक बड़े से ग्रुप में से ये एक इकलौता चेकर बच गया है और उसमें ही पूरे ब्रह्मांड का सारा मैटर कंटेंट समाया है। हम आज के ब्रह्मांड में जो मैटर देखते हैं वो मैटर और एंटी मैटर के 2 विशाल महासागरों का बड़ा ही छोटा सा अंश है। अगर इनके बीच वो मामूली सा अंतर नहीं होता तो शायद ये एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देते। ये वही अंतर था जिसे जोएन और उनकी टीम ने बी और एंटी बी मेसॉन्स के बीच देखा था। एंटी मैटर चूंकि थोड़ा जल्दी डीके होता है, इसलिए आज हमारे पास मैटर बचा है, मगर ये बिग बैंग से पैदा हुए मैटर का बहुत ही छोटा सा अंश है। मतलब जोएन की जासूसी कामयाब रही। अब हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमें खत्म करने वाला खतरनाक एंटी मैटर यूनिवर्स स्पेस की अंधेरी गहराइयों में कहीं छिपा है। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बी फैक्टर के नतीजों से पता लग सकता है कि ज्यादातर एंटी मैटर कहां गए। बदकिस्मती से हम ब्रह्मांड के सारे गायब एंटी मैटर के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अभी फिजिक्स का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जिसकी भविष्य में हमें खोज करनी होगी। शायद वो खोज जल्दी ही हो जाए। मई 2011 में स्पेस शटल एंडेवर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक विशाल पार्टिकल डिटेक्टर AMS पहुंचाया है। AMS उन कॉस्मिक रेज की तलाश करेगा जो कई 100 करोड़ साल पहले बने थे, उस वक्त जब बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। अगर वो बचा होगा तो हो सकता है कि इससे हम एंटी मैटर के उस प्राइमोर्डियल समंदर के अवशेष तक भी पहुंच जाएं। एंटी मैटर यूनिवर्स वो इकलौता खतरा नहीं है जो हमारे ब्रह्मांड के किनारे घात लगाए घूम रहा है। हो सकता है कि हम कई तरह के पैरेलल यूनिवर्सेस से घिरे हों, और यह पता लगाना कि वो क्या और कहां है सिर्फ एक थियोरेटिकल गेम नहीं है, बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का भविष्य इसी बात पर टिका है।
हमारा कोई दूसरा वर्जन है या नहीं, हमें इस बात की इतनी फिक्र क्यों है? हम उनसे कभी आमने सामने तो नहीं मिल सकते, मगर ये ऑल्टर ईगोज बेहद अहम हैं, क्योंकि इनसे हमारे वजूद से जुड़े सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल सकता है। इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और उसका अंत कैसे होगा? कॉस्मोलॉजिस्ट एंड्रे लिंडे का मानना है कि उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की है। उनके मुताबिक जिस फोर्स से हमारा ब्रह्मांड बना, उससे ही कई और पैरेलल यूनिवर्सेस बने, और उसी फोर्स से एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा जिसे हम देख रहे हैं। उन्होंने ये खोज की एक बड़े ही मामूली सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में। सवाल यह है कि हम जहां भी देखते हैं वहां ब्रह्मांड एक जैसा ही क्यों नजर आता है। ये सवाल कई 100 सालों से फिजिसिस्ट्स को परेशान कर रहा है। एंड्रे मान रहे थे कि एक जबरदस्त हंगामेदार धमाके से वो स्मूथ और यूनिफॉर्म ब्रह्मांड नहीं बन सकता जिसे हम आज देख रहे हैं। बिग बैंग के बारे में फिजिक्स तो यही मानता है कि हम जो कुछ भी आज देख रहे हैं वो चीनी के एक दाने जितनी बड़ी चीज से बना था। मुझे तो यही लगता है कि स्टैंडर्ड बिग बैंग थियरी के मुताबिक हमारे आसपास जो गैलेक्सी बनी है उसके लिए कम से कम 10 से 385 टन के हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। उससे करोड़ों 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 टन मैटर बने। ये बात बिल्कुल ही यकीन के लायक ही नहीं लगती, और इसलिए ये जरूरी था कि एक दूसरी कहानी गढ़ी जाए, और तब बनी इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इन्फ्लेशन वो प्रोसेस है जिसे एंड्रे अच्छी तरह से जानते हैं, और वो सिर्फ वो फोर्स ही नहीं है जिससे पूरा ब्रह्मांड उड़ जाए। जब वो बिग बैंग के रहस्यों को डिकोड नहीं करते, तब हमारी दुनिया के छोटे छोटे हिस्से को अपनी दूसरी पसंद फोटोग्राफी से इन्फ्लेट करते रहते हैं। ये एक कमाल का कैमरा है। जब मैं 60 साल का हुआ तब मेरे परिवार ने मेरे जन्मदिन पर यह तोहफे में दिया था। उसी वक्त से मैं इसका दीवाना हूं। एंड्रे की थ्योरी के मुताबिक जब ब्रह्मांड शक्कर के एक दाने जितना बड़ा था, तब उसके अंदर काफी एनर्जी भी भरी थी। उसका हर माइक्रोस्कोपिक पार्ट दूसरे से वैसे ही अलग था जैसे कि टेक्निकलर पैचवर्क। इस क्यूब के अंदर अलग अलग साइज के अलग अलग रंग हैं, मगर इन्फ्लेशन में होता यह है कि अगर हम इस शुगर क्यूब के किसी छोटे से कोने से शुरुआत करें तो वो हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से जैसा नजर आने लगता है, और इस शुगर क्यूब के अंदर से जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कि हमारे आसपास की हर चीज सफेद है, हमारे आसपास की हर चीज गुलाबी है। हमारा ब्रह्मांड कितना सुंदर है, ये कितना यूनिफॉर्म है, और हमने हर समस्या हल कर ली है। मगर शायद इन्फ्लेशन से हमारी हर समस्या नहीं सुलझ सकती, क्योंकि जब एक बार इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है तब वो भी एंड्रे की फोटोग्राफी के एडिक्शन की तरह लगातार बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मांड भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मगर एंड्रे के मुताबिक हो सकता है कि इन्फ्लेशन हमारे इस फैले हुए ब्रह्मांड में भी आ जाए। वो ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से पर हमला करता है और उसे फैलाकर एक नया ब्रह्मांड बना देता है। ऐसे में होगा ये कि बिल्कुल नए सिरे से एक बुलबुला बनेगा और वो हमें भी अपने अंदर समेटकर मार डालेगा। तो क्या वही हमारा अंत होगा? अगर एंड्रे की बात सही है तो हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से अनस्टेबल है। किसी भी पल उसका एक छोटा सा हिस्सा फैलकर एक ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाएगा और उसमें मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। मगर इसी के पार उनके एक पुराने सहयोगी मानते हैं कि एंड्रे ने इसे गलत समझा है।